हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 के बारे में। जो ज्योग्राफी है, ये 7th क्लास का ज्योग्राफी है और ये लास्ट चैप्टर है, 9वां चैप्टर है, ये लास्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर का नाम है रेगिस्तान में जीवन। क्या है दोस्तों? तो रेगिस्तान में जीवन क्या नाम है? तो रेगिस्तान में जीवन। रेगिस्तान में कैसा जीवन है उसको आज हम लोग यहाँ जानेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर 60 नंबर को पूछा जाता है, उसमें 40 नंबर का कंटेंट रहता है और 20 नंबर का रहता है पैडागोजी। तो ये 40 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है ना। 13 से लेकर 15 नंबर तक पूछा जाता है ज्योग्राफी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो हमेशा अभी मिलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। क्या है? जल ही जीवन है। अगर जल नहीं है तो जीवन बहुत ही कठिन है, यहाँ तक कि जीवन हो भी नहीं सकता। जहाँ पानी के लिए जल ना हो, मवेशियों के चरने के लिए घास ना हो एवं फसलों के उगाने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन होगी। कठिन क्या होगी? बहुत ही कठिन होगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है दोस्तों कि अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। मतलब वो कष्ट है, वहाँ तापमान भी बहुत ज़्यादा है, रेगिस्तान भी इलाका है, तभी वहाँ पर क्या किए हैं? जीना सीख गए हैं। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और आज ये 7th क्लास का जो लास्ट चैप्टर है यह ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग कल से देखेंगे। कल से क्या देखेंगे? तो हम लोग 8th क्लास का देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है। कैसा है? तो कुछ स्थान आग की तरह गर्म है, तो कुछ स्थान बर्फ़ की तरह ठंडे हैं। क्या है? कुछ स्थान बर्फ़ की तरह ठंडे हैं तो कुछ स्थान आग की तरह गर्म है। ये विश्व के रेगिस्तान क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। कैसा वनस्पति होता है? तो विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडा हो सकते हैं। क्या होता है दोस्तों? तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडा हो सकते हैं, लेकिन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। मतलब थोड़ा सा भी जल का वहाँ पर उपलब्धि है तो वहाँ पर क्या करते हैं कि लोग बस जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि गर्म रेगिस्तान की सहारा, ठीक है। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले हैं क्या चीज़? तो सहारा के रेगिस्तान। क्या? तो सहारा के रेगिस्तान का पता लगाइए। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कहाँ है ये? तो ये है अफ्रीका में, ठीक है ना। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना दोस्तों? तो 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। कितना देशों से घिरा हुआ है? तो 11 देशों से घिरा हुआ है। ऐसा यहाँ से क्वेश्चन 1-2 बार बना हुआ है, ठीक है ना। ये देश है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया एवं पश्चिमी सहारा। 11 देश से घिरा हुआ है। कितना देश से? तो 11 देश से घिरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपको मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता होगा। यकीन है कि आप लोगों को ऐसा होता होगा। जैसे जहाँ पर भी
रेगिस्तान होगा और रेगिस्तान में तुरंत ही क्या हो जाएगा, तो रेतीली जगह को याद आता होगा। परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नगन चट्टानी सतह वाले उपस्थित पठार भी पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, इस चित्र में ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। कितना, तो 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये दिख रहा है, ये क्या है, तो ये सहारा रेगिस्तान है। 11 देश से घिरा हुआ है। कितना देश से, तो 11 देश से घिरा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा भी है और संभावना भी पूछने का है, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि ये इसमें देख लीजिए, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। इससे भी क्वेश्चन बना है। ठीक है, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। क्या, नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। किससे पता चलता है, तो गुफाओं से प्राप्त से चित्रों से ज्ञात से पता चलता है। ठीक है, और पाए जाते हैं तो कौन कौन सा, तो हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे। परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया। मतलब पहले वहाँ पर हरा भरा का सबूत मिलता है और वहाँ पर चित्र के अनुसार वहाँ पर जानवर का भी मिलता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि अफ्रीका में उत्तर में है सहारा या दक्षिण में है, तो दोस्तों ये कहाँ है, तो ये दक्षिण उत्तर में है। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों जलवायु। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। किसके लिए, तो अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। कब, तो दिन के समय में। कितना, तो 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नगन चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ के चट्टानें गर्म हो जाते हैं। और वहाँ का चट्टानें जब गर्म होता है तो इनके तापमान के विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती है, मतलब रात में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ठीक है, तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए, सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। कब, तो 1922 में। ठीक है, नेक्स्ट है वनस्पति जात एवं प्राणी जात। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एक्सिया पाए जाते हैं। क्या किया, तो कैक्टस, खजूर के पेड़ और एक्सिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुस्थान खजूर के पेड़ों से घिरे रहित द्वीप पाए जाते हैं। क्या करते हैं, तो खजूर के पेड़ों से घिरे रहित द्वीप पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि ऊँट, लकड़बग्घा, सिरिया, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। इस रेगिस्तान की सरजमी में देखिए खजूर के पेड़ उगा हुआ है। यहाँ थोड़ा सा देखिए, वैज्ञानिकों को
तो यहाँ से मछलियों का कंकाल भी मिले हैं। किसको? तो वैज्ञानिकों को यहाँ पर मछलियों का कंकाल भी मिले हैं। ठीक है, ये सहारा रेगिस्तान के क्या है? तो मरुस्थान है। ठीक है, लोग नेक्स्ट क्या है? तो ये लोग सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं। क्या करते हैं? विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं जो विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुई एवं तुआरेंग भी शामिल है। कौन कौन? तो बेदुई और तुआरेंग भी शामिल है। जलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशु को पालते हैं। कौन सा जाति लोग? तो चलवासी जाति जनजाति लोग क्या पालते हैं दोस्तों? तो ये बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े। ठीक है, इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। क्या मिलता है? तो दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी जूते और पानी की बोतल बनाते हैं। बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? उससे चमड़ा प्राप्त करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? पालते हैं, तो उससे दूध भी मिल जाता है, चमड़ा भी मिल जाता है। तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई और कालीन और कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। मतलब उस बाल से भी उन लोग को उपयोग करने के लिए मिल जाता है। धूल, भारी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। क्या करते हैं? ये धूल से और गर्म से बचने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? भारी वस्त्र पहनते हैं। भारी वस्त्र यानी कपड़ा पहनते हैं। सहारा में मरुस्थान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। किस चीज़ का पेड़ उगाते हैं? तो खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ, सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मिस्र में जो कपास उगाया जा रहा है वो कहाँ है? तो पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वह मरुस्थान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुस्थान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में कहाँ दोस्तों? तो मोरक्को में टेफिलाइटेड मरुस्थान ऐसे ही एक विशाल मरुस्थान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, तेल की खोज संपूर्ण विश्व की अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फोस्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम और सम्मिलित है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। मतलब ऊंटों के स्थान कौन ले रहे हैं? तो ट्रक वाले ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं। कहाँ? तो शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं जहाँ वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। ठीक है, ये रेगिस्तान के बारे में था, गर्म रेगिस्तान के बारे में। अब आ जाइए ठंडा रेगिस्तान के बारे में। ठीक है,
गर्म रेगिस्तान के बारे में हम लोग देख लिए। अब ठंडा रेगिस्तान के बारे में देखते हैं। यहाँ देखिए ठंडा रेगिस्तान लद्दाख, और ये लद्दाख है कहाँ दोस्तों? तो ये लद्दाख है कहाँ? तो भारत में है। ठीक है, कहाँ है? तो भारत में है। लद्दाख शब्द 2 शब्दों से बना है दोस्तों। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ होता है देश। क्या होता है? देश। ठीक है, ला का अर्थ होता है पर्वतीय और दाख का अर्थ होता है देश। यहाँ समझ गए? अब थोड़ा सा यहाँ पर भी समझ लीजिए। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में एक द्रस लद्दाख में स्थित है। कहाँ? तो द्रस कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। अब चलिए यहाँ शुरू करते हैं। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। क्या है? एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती है, जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। नदियाँ गहरी घाटियों एवं महाभूखंड का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे गैंगरी हिमानी। क्या है? तो जैसे गैंगरी हिमानी है। नेक्स्ट है दोस्तों कि लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है। क्या होती है? इस ऊंचाई पर जो वायु है वो पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। जब ऊंचाई पर जाने के बाद वहाँ पर जो गर्मी पड़ती है वो महसूस होती है सूर्य का। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। कितना? तो 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? तो शीत ऋतु में बर्फीला ठंडा हो जाता है और तापमान लगभग हर समय 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। कितना? तो 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। चूँकि यह हिमालय के वृष्ट छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। क्या होती है? वर्षा बहुत ही कम होती है। जहाँ पर ठंडा रेगिस्तान हो वहाँ पर भी, या गर्म रेगिस्तान हो वहाँ पर भी बारिश बहुत कम होती है। आप इस चित्र को देखिए, ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है ये जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है। ठीक है, नेक्स्ट है मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर छाया में हो तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रस्त हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए वनस्पति जात एवं प्राणी जात। क्या? वनस्पति जात एवं प्राणी जाति। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है दोस्तों। क्या है? विरल है। यहाँ जानवरों के क्या दोस्तों? यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती है। मतलब मिल रही है, लेकिन कहाँ पर दोस्तों? तो कहीं कहीं पर भी मिल रही है। और घाटी में सरपत एवं पोपलर के उपवन देखे जा सकते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। क्या क्या? तो सेब और खुबानी और अखरोट जैसे। ठीक है ना। और लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नज़र आती हैं। इनमें से रोबिन, रेडस्टार्ट और तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन एवं
धूप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। क्या होते हैं? विशेष प्रकार के कुत्ते आदि भी पाए जाते हैं दोस्तों, जाते हैं। पशुओं को दूध और मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। क्या क्या करने के लिए? तो दूध, मांस और खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। क्या चीज़? याक का जो दूध होता है उसको क्या करने के लिए किया जाता है? तो पनीर और मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊन वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। किसका? तो भेड़ और बकरी का। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, चिरु या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। क्या है? विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूत नामक इसके ऊन के लिए होता है। क्या? तो शाहतूत नामक इनके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। क्या होता है? वजन में हल्का होता है और गर्म में और अत्यधिक गर्म भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। ये क्रिकेट का जो बल्ला होता है वो सरपत का जो पेड़ होता है उसका लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। यही छोटी छोटी चीज़ क्या होती है, क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए लोग, क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग ये तो मुसलमान हैं या बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस थिक्से से एवं लमायूर। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जो आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। ये शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप का व्यस्त रखते हैं। क्या करते हैं? वो धार्मिक स्थलों पर वो व्यस्त रहते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती है। क्या होती है? परिश्रमी होती है। वे केवल घर के खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि वे छोटे व्यवसाय एवं दुकान भी संभालती है। मतलब घर का जो खेत है उस खेत में फिर वो काम नहीं करती, बल्कि वो दुकान भी संभालती है। ठीक है। लद्दाख की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो लेह है। सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है और राष्ट्रीय राजमार्ग एक लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। कहाँ? तो कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ठीक है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? ये क्वेश्चन टाइप में पूछा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। क्या है? पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। देश विदेश से, आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं। ठीक है। ये क्या है? पारंपरिक वेशभूषा में लद्दाखी महिलाएं। ठीक है। देश आते हैं और गोम्पा दर्शन, घास के मैदानों वे हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। क्या है? पर्यटक आकर्षण है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मनाली लेह राजमार्ग
4 दर्रों से गुजरता है। कितने दर्रों से गुजरता है दोस्तों? तो 4 दर्रों से गुजरता है। कितने दर्रों से? तो 4 दर्रों से गुजरता है। और ये कौन कौन सा है? तो रोहतांगला, बारालाचाला और लुंगलाचाला एवं टंगलंगला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है दोस्तों। क्या होता है? वहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम जाता है। उसके बाद जब जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में खुलता है, बाकी बंद रहता है। जब बर्फ़ को मार्ग से हटा दिया जाता है उसका बाद खुलता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है। मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है? तो परिवर्तन आ रहा है। लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार वे वित्तीयता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यस्त नहीं करते। मतलब कुछ भी जो चीज़ है उसे फालतू में कुछ को नहीं करते हैं। ठीक है। ये एक क्या है? इस चित्र को देखिए, ये बारालाचाला दर्रा है। ठीक है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय दोस्तों। ठीक है।